पश्चिमी यूपी के लिए प्रचंड प्रचार। मथुरा नोएडा में शाह का डोर टू डोर प्रचार। राम जन्म का मंदिर संभव था क्या? होता क्या? बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनता क्या? विंध्यवासिनी का पुनर्निर्माण होता क्या? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने वोट बैंक की चिंता करे बगैर समाज के श्रद्धा केंद्रों को फिर से दैदीप्यमान करने का काम किया है। मित्रों, आपने दूसरी बार मोदी जी को वोट दिया? पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई? हमें हमेशा कहते थे, अखिलेश जी हमेशा कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तिथि नहीं बताएंगे। अखिलेश जी, भूमि पूजन हो गया है, आपको निमंत्रण है, आप भी आ जाना जब ध्वजा चढ़ती। बिजनौर में सीएम योगी ने संभाली कमान। गाजियाबाद में गरजे राजनाथ सिंह। मथुरा नोएडा में शाह का डोर टू डोर प्रचार। तो पश्चिमी यूपी को साधने के लिए बीजेपी ने प्रचंड प्रचार शुरू कर दिया है। आज मथुरा के बाद अमित शाह नोएडा पहुंचे, जहां उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन किया और योगी राज में हुए कामों को लोगों तक पहुंचाने के लिए खुद बीजेपी के काम को बताने वाले पर्चे बांटे। बिजनौर में सीएम योगी ने घर घर प्रचार किया और उस दौरान वो छोटे बच्चों को दुलार करते हुए नजर आए। उन्होंने गाजियाबाद में दूसरी तरफ राजनाथ सिंह भी नजर आए। उन्होंने बीजेपी के लिए जनसंपर्क अभियान यहां पर किया। अमित शाह गौतम बुद्ध नगर के बाद ग्रेटर नोएडा के दादरी पहुंचे। यहां उन्होंने बीजेपी के लिए प्रचार किया, स्थानीय लोगों के परिवारों से मिलकर सरकार की नीतियों, सरकार के विजन को जन समर्थन मांगा उस सब को लेकर। कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा, लोगों के बीच गए, पर्चे बांटे और सरकार की नीतियों को लोगों तक पहुंचाया और भाजपा के फेवर में वोट डालने की अपील की। क्योंकि सपा के पास लाल लाइट और लीली लाइट दोनों है। वो लाल और लीली लाइट देखकर लोग भाजपा को वोट देते। भाई जरा एक्सप्लेन करो, मैं तो समझ नहीं पा रहा कि देखिए, अखिलेश जी के हाथ में एक लाल लाइट है जो विकास के लिए है। वो आएंगे तो विकास फिर से एक बार रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा। मनोरा लीली लाइट कि लीली लाइट माफिया और गुंडे के लिए है, वो आएंगे तो माफिया और गुंडे फिर से बेरोक तक चलेंगे। जब लाल और लीली लाइट है तब तक आपको चिंता की जरूरत नहीं है। मेरे को आपका सोचना गलत है। कल अमित शाह ने दिल्ली में जाट नेताओं से मुलाकात करके उनकी तकलीफों को जाना और उनके जख्मों पर मरहम लगाकर उन्हें साधने की कोशिश की। तो आज अमित शाह कान्हा की नगरी मथुरा के दौरे पर आए और बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद संतों से मुलाकात की, घर घर जाकर प्रचार किया। इसके बाद अमित शाह ने प्रबुद्ध लोगों को संबोधित किया। दौरे को लेकर लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। लोगों ने फूल बरसाकर अमित शाह का स्वागत किया। वहीं इस दौरान अमित शाह ने लोगों से यह भी पूछा कि अगर मोदी सरकार नहीं रहती तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होता क्या, काशी कॉरिडोर बनता। उन्होंने अखिलेश को राम मंदिर का दर्शन करने आने के लिए भी न्योता दिया। मोदी जी की सरकार न होती तो राम जन्म का मंदिर संभव था क्या? होता क्या? बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनता क्या? विंध्यवासिनी का पुनर्निर्माण होता क्या? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने वोट बैंक की चिंता करे बगैर समाज के श्रद्धा केंद्रों को फिर से दैदीप्यमान करने का काम किया है। मित्रों, आपने दूसरी बार मोदी जी को वोट दिया? पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई?
हमें हमेशा कहते थे, अखिलेश जी हमेशा कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तिथि नहीं बताएंगे। अखिलेश जी, भूमि पूजन हो गया है, आपको निमंत्रण है, आप भी आ जाना जब ध्वजा चढ़ती। सीएम योगी ने बिजनौर के नजीबाबाद में चुनाव प्रचार किया। यहां उन्होंने घर घर प्रचार किया और सरकार की नीतियों और योजनाओं को लोगों के सामने रखा। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव ऐसे समय में हो रहे हैं जब पूरा देश कोरोना का सामना कर रहा है। इस महामारी से पूरी दुनिया को अस्त व्यस्त किया जा चुका है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना का बेहतर प्रबंधन किया। उन्होंने कहा पिछली सरकारों की तुलना में कानून व्यवस्था को लेकर बेहतर काम हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको इस बात को सोचना होगा, पिछली सरकारों की संवेदना सवाल नहीं हो, कांग्रेस नहीं हो, इसकी संवेदना विकास के प्रति नहीं थी, गरीबों के प्रति नहीं थी, कमजोरों के प्रति नहीं थी, बच्चियों के प्रति नहीं थी, नौजवानों के लिए, महिला सुरक्षा के लिए नहीं थी। इनकी संवेदना को व्यापारियों के प्रति, माफियाओं के प्रति, पेशेवर अपराधियों के प्रति, विधानसभा में उनकी सूची आई, विधानसभा चुनाव में उनकी सूची ने इसको शामिल नहीं किया। उधर गाजियाबाद में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बीजेपी के लिए प्रचार करने पहुंचे। राजनाथ सिंह ने यहां पर कहा कि इस बार पहले से भी ज्यादा सीट्स आएंगी। सरकार ने इतना रोजगार नहीं दिया जितना बीजेपी ने दिया। पूर्व की सरकारों पर उन्होंने यह आरोप लगाया। जाट कभी भी बीजेपी से नाराज नहीं रहे। जब से राजनीति शुरू हुई है तब से चौधरी चरण सिंह हमारे आदर्श रहे हैं। यूपी की राजनीति में जिन्ना का नाम नहीं, गन्ना का नाम लिया जाना चाहिए। वहीं बीजेपी के ऑफर पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने जाटलैंड को साधने के लिए दांव चला कि हम तो चाहते थे कि जयंत चौधरी साथ आ जाएं, लेकिन वो गलत रास्ते पर चल पड़े। इसके साथ ही बीजेपी ने ऑफर दिया। आज भी जयंत चौधरी के लिए बीजेपी के रास्ते खुले हैं, लेकिन जयंत चौधरी ने बीजेपी के ऑफर को दरकिनार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं चवन्नी नहीं जो पलट जाऊं, पहले किसानों से बात करें, इसके बाद हमसे बात करें। ये लोग कहां गए थे जब लखीमपुर में किसानों को कुचला गया, रौंदा गया? पशु भी होगा तो आप इस तरह से गाड़ी, कोई इंसानियत रखने वाला कोई भी इंसान इस तरह की वारदात नहीं होने देगा। इस तरीके से आप किसानों को रौंद के गाड़ियां चलेगी। और आज भी लोग मंत्री बने बैठे हैं, आज भी सुशोभित किया जाता है, उनको मंचों पर उनका सम्मान रखा जाता है। ये लोग कहां थे जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं? मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके जो पलट जाऊंगा? जयंत चौधरी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है और दावा किया है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के फैसले पर कायम है और भाजपा वोट छिटकने के डर से मेरे लिए सहानुभूति दिखा रही है। ट्वीट किया है, पहले तो उन किसान परिवारों के साथ न्याय हो, जो किसान संगठनों के साथ सरकार ने वादा किया जिससे आज सरकार मुकरती नजर आ रही है, उन वादों को पूरा करे। और तीसरी चीज जो उनके लिए असंभव है कि पोलराइजेशन की राजनीति, धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति को वो त्याग दें। अगर ये शर्तें पूरी होंगी तभी कोई मुझ जैसा अच्छा नागरिक जो देश का भला चाहता है सोच भी सकता है। तो आप कोई कंडीशन रख रहे हैं? मैं कह रहा हूं तीसरी कंडीशन इनके लिए असंभव है करना। So that rules out any possibility. उधर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के साथ न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने खास बातचीत की है। इस मौके पर संजीव बालियान ने विधानसभा चुनावों को लेकर बेबाक बात की। जयंत चौधरी को लेकर कहा कि उन्हें बनी बनाई पार्टी मिली है। जयंत चौधरी कह रहे हैं यही कैंप करेंगे। हम तो चाहते हैं कैंप करें, पर वो कैंप करते नहीं, फिर चले जाए अगले दिन। आप देख लेना, हम भी अब ये कितना अरे भाई बड़ा मुश्किल काम है, क्षेत्र में रहना, धक्के खाना। हेलीकॉप्टर से आना बड़ा आसान है, मजा आवे, 15 मिनट में कहीं पहुंचे। हमें तो यहाँ मोटरसाइकिल पे भी घूमना पड़े,
कार में भी घूमना पड़े। जयंत सिंह जी वहां बैठे हैं, बड़ी बड़ी पार्टी मिली है, एक दादा चौधरी चरण सिंह, इतना बड़ा नाम मिला है जिसका नाम लेकर हम भी राजनीति करते हैं। और क्या है भाई, हम धक्के खा रहे हैं, वो खा रहे हैं क्या धक्के? एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपराधियों को टिकट देने के आरोपों पर भाजपा पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी दूसरों पर तो आरोप लगाती है, लेकिन वो अपनी लिस्ट नहीं देखती। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली बार भी बीजेपी ने बड़ी तादाद में अपराधियों को टिकट दिया था और इस बार भी वो यही कर रही है। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिनके ऊपर इतने मुकदमे थे, डिप्टी सीएम पहले हैं जिनके ऊपर इतने मुकदमे थे। मुख्यमंत्री ने अपने केस वापस ले लिए, डिप्टी सीएम ने अपने केस वापस ले लिए। पिछली विधानसभा में सबसे ज़्यादा आपराधिक मामलों में अगर कोई सदस्य में बैठा था तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बैठे थे। आज जो सूची जारी हो रही है, दूसरों पे तो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी सूची नहीं देख रही है। उनकी सूची में भी बड़ी संख्या में वो लोग हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जो कहीं ना कहीं अपराधी हैं, और इसीलिए जनता इनसे नाराज है। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का एक बार फिर से विवादास्पद बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हिंदू राष्ट्रवाद चिंता का विषय है, धार्मिक आधार पर लोगों को बांटा जा रहा है, राष्ट्रीयता को लेकर विवाद पैदा किया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि देश में असुरक्षा का माहौल बनाया जा रहा है, देश में एक धर्म के लोगों को उकसाया जा रहा है और असहिष्णुता को हवा दी जा रही है। Almost 20% of our people is white. देखिए, अनफॉर्चुनेटली मोदी बैशिंग की सनक भारत बैशिंग की साजिश बनती जा रही है। कुछ लोग मोदी बैशिंग की सनक में भारत बैशिंग की साजिश की पराकाष्ठा करने में लगे हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी भारत बैशिंग ब्रिगेड है जो भारत बैशिंग ब्रिगेड जो है वो भारत को बदनाम करने का कोई मौका नहीं चूक तब चुप रहते हैं और जैसे उतरते हैं इनकी जो अंदर की जो जिहादी सोच है वो बाहर निकल के आ जाती है। ये जिस नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, चाहे सिविक नेशनलिज्म की बात करें या हिंदू नेशनलिज्म की बात करें, इनकी कठिनाई ये है कि इनको नेशनलिज्म से ही दिक्कत है। वहीं बीएसपी प्रवक्ता सुधींद्र भदौरिया ने भी हामिद अंसारी की बातों से असहमति जताई है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर रह चुके लोगों को इस तरह की बात बोलने से परहेज रखना चाहिए था। हामिद अंसारी जी हमारे उपराष्ट्रपति रहे हैं, बड़े महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर रहे हैं, और वो जो बात बोल रहे हैं तो उनको ये भी भारत के इतिहास में देखना चाहिए कि यहाँ के लोग हजारों वर्ष से सर्वधर्म समभाव में के विचार को मानते हैं। सब लोग मिलते जुलते रहे हैं। महात्मा बुद्ध ने जो प्रचार किया धर्म का, बुद्धिज़्म, उसका एक बड़ा विचार पूरे विश्व में फैला, उसको भी मानते हैं। नए तमाम धर्म आए हैं, उसको भी मानते हैं। कुछ व्यक्ति या समूह पूरे देश की भावना नहीं बनती है। तो हामिद अंसारी जी को ऐसे मौके पर जब चुनाव हो रहा है, इस प्रकार की बात बोलकर वो क्या कहना चाहते हैं वो उनको स्पष्ट करना चाहिए। उधर कांग्रेस प्रत्याशी फराह नईम ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष ओमकार सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जो महिलाओं का उत्पीड़न करते हैं उनके समय में महिला सुरक्षित नहीं है। प्रियंका गांधी ने जरूर हमें 40% में लिया है, लेकिन ओमकार सिंह ने हमें 2% का भी सम्मान नहीं दिया। मेरे ऊपर और महिलाओं के ऊपर अश्लील टिप्पणी की है, जिसकी वजह से मैं ये सिंबल वापस करती हूँ। मैं 116 शेखुपुर से अपना सिंबल वापस करती हूं और कांग्रेस पार्टी से भी इस्तीफा देती हूं और चुनाव मैं नहीं लड़ूंगी। ये बातें उन्होंने कही। वजह है बदायूं का संगठन, वजह है बदायूं के जिलाध्यक्ष जो महिला का उत्पीड़न कर रहे हैं, महिला सुरक्षित नहीं है। प्रियंका गांधी जी ने जरूर 40% में हमें लिया, लेकिन ओमकार सिंह ने हमें 2% का भी सम्मान नहीं दिया है। मेरे ऊपर और महिलाओं के ऊपर अश्लील टिप्पणी की है, जिसकी वजह से मैं ये सिंबल वापस करती हूँ प्रियंका गांधी जी को, और मैं 116 विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देती हूँ और चुनाव नहीं लड़ूंगी। ये लोग मेरे साथ में कागज तैयार, मुझे जानकारी नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे क्यों वापस किया, क्या मतलब है। उनका टिकट कल लिस्ट में आया था, नाम आया था उनका, क्योंकि उन्होंने हाईकमान को प्रार्थना पत्र दिया था। प्रार्थना पत्र भी मेरे जरिए नहीं गया था, प्रार्थना पत्र भी सीधे सीधे उन्होंने लखनऊ जमा किया था और उनका टिकट भी वहीं से हुआ। भाई
टिकट हुआ, जिसका भी हुआ उसका स्वागत है। बहुत से लोग ऐसे गए कि भाई जैसे हमारी रणजीत सिंह थी, उन्होंने ज्वाइन किया, लखनऊ जमा किया, अब आई तो उनका चुनाव लड़ रहा हूँ, उनका नॉमिनेशन में था, आप लोग थे मौजूद। भाई ऐसा मुझे मालूम ही नहीं, आप लोग बता रहे हो।